अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, तो आज हम शुरू करेंगे हमारी इस पार्ट 2 बायोलॉजी, उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो आपके पास ये टर्म है होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड आपके पास है होम्यो, इसका मतलब होता है सिमिलर। तो ये जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं होम्यो, इसका मतलब है सिमिलर। स्टेसिस बोलते हैं टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन यानी कि एक जैसा एनवायरनमेंट रखने की ट्राई करना, जिसको हम बोल देते हैं कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। अब एक मैं आपको बात बताता हूं, उस बात के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि हाउ टू डिफाइन अ होम्योस्टेसिस। तो अब जरा बात सुने, इसमें हम क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये, अगर आप खुद की बॉडी पे गौर करें या पूरा साल अगर जो है आप अपना जो बिहेवियर है उस पर आप गौर करें तो आपको समझ लग जाएगी कि हम किसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो देखें, आप गौर करते हैं कि समर के अंदर जो है हम लाइट स्टफ पहनते हैं कपड़ों का, और विंटर के अंदर जो है हम और तरह के कपड़े जो है वो पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। ये है टेम्परेचर के लिहाज से। दूसरा पॉइंट, आपने गौर किया होगा कि विंटर के अंदर जो है ना, सर्दियों के अंदर हम लोग जो है वो पानी बिल्कुल नॉर्मल सा पीते हैं, ज़्यादा हमें अर्ज नहीं होता पानी पीने का। लेकिन जब हम बात करते हैं समर की, गर्मियों के अंदर जो है वो हमें ज़्यादा जो है हम पानी पीते हैं, हमें ज़्यादा तलखी महसूस होती है, तो हम बार बार रेपिटेटिव जो है वो पानी पीते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि समर में हमारी हैबिट्स और हैं, विंटर में हमारी हैबिट्स और हैं, कपड़ों के लिहाज से भी, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिहाज से भी और पानी के लिहाज से भी। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, फिर विंटर के अंदर हम थोड़ा पानी कम पीते हैं और हम बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन कर रहे हैं। समर के अंदर जो है हम पानी ज्यादा पी रहे हैं और फिर हम इस ट्राई में हैं कि हमारा पानी जो है वो मेंटेन रहे। तो अगर इस बात को मिला ले हम, तो हम क्या करते हैं, हम सारा साल जो है ना, थ्रू आउट द ईयर हम टेम्परेचर को मेंटेन करने की ट्राई में है और हम अपनी बॉडी के अंदर जो है वो पानी को मेंटेन करने की ट्राई में है। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, इस बात को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है हमने। तो पहला पॉइंट यहां लिखा है मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं भला, हम हर साल क्या कर रहे हैं, हम थ्रू आउट द ईयर, हम पूरा साल जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो जो हमारे अंदर का माहौल है हम उसको बचा रहे हैं। अच्छा, अभी किससे बचा रहे हैं? हम बचा रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द हार्म्स। हमें नुकसान होगा, हमें नुकसान किससे होगा? तब्दीली से, चेंज से, फ्लक्चुएशन से। और वो जो फ्लक्चुएशन है वो किस में आ रही है? वो आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब देखिए बच्चे, आप जानते हैं कि पूरा साल जो है बाहर का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, पूरा साल जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सेम नहीं रहती। तो वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको बॉडी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस बात को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो फिर एक बार रीड करेंगे, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके नुकसान से खुद को बचाना चाह रहे हैं, तो इस बात को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जो होम्योस्टेसिस, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो होम्योस्टेसिस होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांस्टेंट है। यानी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट हम रखते हैं माहौल, ऐसा नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बॉडी जो है उसे क्या रख लेंगे, उसे रखेंगे कांस्टेंट। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन दैट कि हम जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो माहौल है टोटल कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, उसमें छोटी थोड़ी बहुत आपको रेंज मिलती है। ठीक है, तो एक नैरो रेंज मिलती है। जैसे आपको बता रहा हूं मैं टेम्परेचर की, तो 36.5 डिग्री से
37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेंज है। जैसे आपको बताया मैंने कि वो 36 फिक्स नहीं है कि 36 होगा या फिक्स नहीं है कि 37 होगा, ये एक बड़ी छोटी सी, बड़ी नैरो सी आपको रेंज मिलती है। तो बिटवीन, तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.5 और 37.5 के दरमियान में कहीं पे होगा, तो इसी बात को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नैरो रेंज होती है और ये कांस्टेंट नहीं है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं जी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो इस बारे में है कि देखें, मैंने आपको बताया अभी कि हम वाटर जो है उसको मेंटेन करते हैं सारा साल, हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं सारा साल, तो हम होल लेवल पे यानी कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हम पानी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, हम रिमूव करते हैं बॉडी के अंदर से वेस्ट को। तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे तो हम भला क्या कर रहे होते हैं? होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हम होम्योस्टेसिस कर रहे हैं तो क्या सेल के लेवल पे भी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो बच्चे हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भला किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। तो हमारे सेल भी भला क्या कर रहे होते हैं? तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी अंदर के माहौल को, बाहर के माहौल को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एज अ होल मैं जो हूं, मैं अपने टेम्परेचर को, वाटर को मेंटेन कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरी बॉडी का जो हर एक सेल है ना, वो अपने अंदर के माहौल को, अपने बाहर के माहौल को क्या करने की ट्राई कर रहा है? मेंटेन करने की ट्राई कर रहा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। हमने डिफाइन कर दिया इसको, फिर हमने देखा कि जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कांस्टेंट है, बल्कि ये थोड़ा सा एक छोटी सी रेंज में होता है। फिर हमने क्या सीखा कि एज अ होल भी हम खुद को मेंटेन कर रहे होते हैं और सेल के लेवल पर भी जो है वो हम खुद को मेंटेन जो है वो कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने देखना यह है कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम किस किस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब बाहर का माहौल चेंज होता है, जब पूरा साल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है जब चेंज होता है, तो हमें प्रॉब्लम किस चीज़ का आता है? हमें मसला आता है टेम्परेचर का। तो हम क्या करेंगे भला? थर्मो, आप जानते हैं, बोलते हैं टेम्परेचर को और रेगुलेट करना, मेंटेन करना। तो हम बोलेंगे मेंटेन, इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन। तो मेंटेनेंस, आप मेंटेन करोगे, किसको मेंटेन करोगे? अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को। और आपने मेंटेन कैसे करना है? आपने कांस्टेंट नहीं करना होता, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था अभी। तो आपने कांस्टेंट नहीं करना होता, बल्कि आपने एक छोटी सी नैरो सी रेंज में रखना होता है। तो दैट इज कॉल्ड ए थर्मो रेगुलेशन। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा यह है कि बाहर के माहौल के चेंज होने से हमें किस चीज का प्रॉब्लम आता है? भला हमें प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर का। तो हम क्या करेंगे भला? हम टेम्परेचर को मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर टेम्परेचर के अलावा और कौन सी चीज है जो डिस्टर्ब होती है माहौल के चेंज होने से? तो बच्चे आप जानते हैं कि विंटर हो चाहे समर हो तो पानी का हमें इश्यू आता है ना, तो इसे हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम जो है वो मेंटेन करते हैं वाटर और साल्ट्स को। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स किसके दरमियान? बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि हम क्या करते हैं, हम ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो समर के अंदर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, साल्ट लेते हैं साथ ताकि हमारा वाटर और साल्ट मेंटेन रहे। विंटर के अंदर जो है हम पानी जो है वो कम पीते हैं, लेकिन दोनों तरीकों से, विंटर में और हमारी सिचुएशन है, समर में और सिचुएशन है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में, दोनों बिहेवियर से हम किस चीज को मेंटेन करना चाह रहे हैं? हम मेंटेन करना चाह रहे हैं वाटर एंड साल्ट, जिसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो देखिए बेटे, आप जानते हैं कि हम फूड जो है वो लेंगे, हम फूड खाते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ।
हम फूड खाते हैं, जब हम फूड खाएंगे ना तो उस फूड को जब आप मेटाबोलाइज करेंगे, जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ से पहली बात तो ये आपको मिलेगी एनर्जी, जो कि हमारा मकसद था फूड खाने का। तो जब फूड खाते हैं हम उसे मेटाबोलाइज करेंगे तो हम ऐसा करने से क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन साथ साथ क्या मिलते हैं, साथ साथ जो है वो वेस्ट बनते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब जब फूड खाते हैं हम रोज फूड खा रहे हैं, जब जब फूड खाते हैं तो उससे क्या बनेगा, वेस्ट बनेंगे। तो आप गौर करें थोड़ा सा कि पूरा साल में रोज में इतना खाने से कितना ज्यादा जो है वेस्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होना चाहिए है जो इन वेस्ट को रिमूव करें। तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट स्पेशली खास तौर पे नाइट्रोजन वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है जी। तो मेटाबॉलिज्म के जरिए जो बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं, खास तौर पे कौन से वाले, नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है जी। तो ये प्रोटीन खाने से मिलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी में आएगा बाहर से, या जो प्रोटीन है इनसे आपको मिलती है नाइट्रोजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जितना ज्यादा फूड हम खा रहे होते हैं उतना ज्यादा ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है बॉडी में बिल्डअप हो रहे होते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जान जो है वो इन वेस्ट से छूट जाए, तो हम इसे रिमूव करेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है जी। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जो आपके पास होम्योस्टेसिस है, उस जो एनवायरनमेंट होता है आपका, उसके चेंज होने से आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं। तो हमने सीखा कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हम वाटर और साल्ट को मेंटेन करते हैं, और हम नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने की ट्राई करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, ये हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम वर्सेस द लिविंग कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। तो देखिए इसमें हमें क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। तो पहली बात तो ये, आप जानते हैं कि जब बहुत ठंड होती है, या जब बहुत गर्मी है, समर है, या बहुत ठंड है, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे लगता है कि बहुत ठंड है, बहुत विंटर ज़्यादा आपके पास जो है वो ठंड लग रही है, या समर है, बहुत गर्मी है। तो हमारे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम में ये काम कौन कर रहा होता है, रिसेप्टर्स का। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करेगा जैसे कि समर में, या टेम्परेचर बहुत डिक्रीज करेगा जैसे कि विंटर में, तो दोनों केसेस में जो हमारी स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं ये ढूंढ लेते हैं कि टेम्परेचर में क्या आ रहा है, टेम्परेचर में आ रहा है चेंज। तो यहां पे लिखेंगे कि जो रिसेप्टर्स भला क्या करते हैं, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज को, टेम्परेचर चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं भला क्या करते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं टेम्परेचर चेंज को। पहली बात तो ये, जब हमें, अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं गर्मी की, कि बहुत गर्मी है और आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो ढूंढ चुके हैं। तो आपकी स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो महसूस कर चुके हैं कि बहुत गर्मी है। तो क्या करेंगे भला, वो मैसेज भेजेंगे, वो सिग्नल भेजेंगे जो आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर में। अब क्वेश्चन है, कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी में कहाँ पर है? बेटा ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ये ब्रेन है। ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्रेन, जिसके अंदर आपको मिलता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो ये है हाइपोथैलेमस। तो ये कंट्रोल सेंटर होता है। तो क्या करेगा ये जो सिग्नल जाएगा रिसेप्टर से ब्रेन के पास, ये क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये परसीव करेगा, ये मैसेज को देखेगा। पहले तो मैसेज को देखेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद लेगा एक्शन।
तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा, तो आपके पास जो रिसेप्टर होते हैं एनवायरनमेंट का टेम्परेचर महसूस करने के बाद वो सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, यानी कि ब्रेन को, यानी कि हाइपोथैलेमस को, और ये जो हाइपोथैलेमस है उस सिग्नल को देख के एक्शन लेगा। उस एक्शन में क्या हो सकता है, उस एक्शन के अंदर जो है वो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो एक्टिवेट करेगा कूलिंग सिस्टम को, या वो एक्टिवेट करेगा हीटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि क्या होगा, तो जब आपके पास सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास, तो वो मैसेज को देखेगा, सिग्नल को देखेगा, और फिर ये आपके दिमाग के पास इख्तियार है कि चाहे वो आपकी बॉडी को कूल करे, चाहे वो हीट करे, लेकिन जाहिर है कि मैसेज पे डिपेंड करेगा। तो मैसेज क्या आ रहा है भला, एग्जांपल मैंने आपको दी थी गर्मी की, तो बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या होगा, जो आपका ब्रेन होगा वो क्या करेगा, वो इस कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, अब सवाल पैदा होता है कि सर कूलिंग सिस्टम में क्या आता है, स्वेटिंग, पसीना आना। ठीक है, तो स्वेटिंग, हमें पसीना आएगा, जितना ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और जब वो हवा से उड़ेगा तो उतनी हमें जो है वो ठंड मिलती है, हमें ज़रा सुकून महसूस होता है। तो ये पॉइंट है ना हमारे पास। तो हम यही बात हम कर रहे थे कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं। तो हमने सीखा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, फिर हमने सीखा कि वो मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, फिर हमने देखा है कि वो मैसेज भेजेगा आपके पास, यहाँ जाएगा ब्रेन के पास, और जो ब्रेन है वो इफेक्टर्स के जरिए क्या करेगा भला, वो रिस्पॉन्स करेगा। और इफेक्टर्स में क्या आते हैं, आपके ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जो पसीना जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था जो हमने सीखा है कि जिस तरह आपके पास ये सिस्टम काम करता है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर क्या मिलता है आपको, थर्मोमीटर। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा थर्मोमीटर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिसेप्टर ढूंढ रहे हैं टेम्परेचर में फ़र्क, इसमें कौन देखेगा, थर्मोमीटर जो है वो ढूंढेगा टेम्परेचर में फ़र्क जो है वो क्या आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर मैसेज भेज रहा था कंट्रोल सेंटर के पास, सेम ये भेजेगा, और इसी तरह जो कंट्रोल सेंटर है वो देखेगा कि हमने जो है वो कूलिंग की तरफ मूव करना है या हीटिंग की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो मैं आसान वर्ड्स में कहना ये चाह रहा हूं कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह हमारा जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, वो वर्क करता है। और आपने गौर किया होगा कि हमें जो मैसेज मिला था वो मिला था हीटिंग का, कि गर्मी लग रही है, तो हमने क्या किया था भला, हमने काम किया था कूलिंग की तरफ। तो आप जानते हैं कि हमने महसूस किया था गर्मी हो रही है, और हमने बॉडी के अंदर क्या किया, कूलिंग को एक्टिवेट किया, तो हमने उसका इनवर्स काम किया है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था भला, हमने गर्मी की बात की, हमें गर्मी लग रही थी, फिर हमने क्या किया, हमारी बॉडी ने कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है। तो क्योंकि जो स्टिमुलस आ रहा था हमने उसका इन्वर्स किया है, तो इस बात को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एक बार देखिए हमने क्या सीखा है आज। हमने शुरू किया था कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस, उसको डिफाइन किया। फिर हमने क्या बात की, हमने बात की कि जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहां लिखा है नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक नैरो रेंज में जाएंगे। फिर हमने क्या बात की, हमने बात की जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो होल लेवल पे तो काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो सेल लेवल पर भी भला क्या कर रहा होता है, होम्योस्टेसिस कर रहा होता है। फिर हमने क्या देखा कि एनवायरनमेंट के चेंज होने से हमारी बॉडी में 3 इश्यूज आते हैं। तो एक को हम बोलते हैं कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, थर्मो रेगुलेशन। फिर हमने बात की है इसके बाद जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट्स को मेंटेन कर रहा। फिर हमने बात की है एक्सक्रीशन, कि हम जितना हम रोज फूड खाते हैं, जैसे जैसे फूड खाए जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट जमा हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जिस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है बिल्कुल वैसे काम करता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं। एक हमने बात की रिसेप्टर्स की, ये पहला पार्ट था। फिर हमने बात की है
कंट्रोल सेंटर की जो ब्रेन है यानी कि उसमें हाइपोथैलेमस है, और थर्ड हमने देखा है इफेक्टर जैसे कि ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी को स्वेटिंग प्रोड्यूस करके जो है वो कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। और हमने लास्ट पे क्या देखा था, हमने लास्ट पे ये देखा था कि जो हमें स्टिमुलस आ रहा है हम उसका इनवर्स काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।